नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और यहां पर हम अगले आधे घंटे में कमोडिटी बाजार का पूरा अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। सोने और चांदी की चाल किस तरह से नजर आ रही है, कच्चे तेल में अब कौन से बड़े फैक्टर्स यहां से काम करेंगे और आगे के कौन से लेवल्स अहम होंगे वो भी बताएंगे। साथ ही बेस मेटल्स में जो डिमांड यहां पर कमज़ोर नज़र आ रही है, इस कमज़ोरी में कहां पर आपको अब मौके मिलने वाले हैं, एनजी में क्या रणनीति आपको बनाना चाहिए, यहाँ पर अगले आधे घंटे में हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। और चलिए एक नज़र डाल लेते हैं सोने और चांदी पर। तो देखिए आज यहाँ पर फिर से थोड़ी सी सुस्ती नज़र आ रही है और स्पेशली अगर हम चांदी की बात करें तो कल $90 तक भाव जाते हुए हमें शाम तक नजर आए, लेकिन आज देखिए फिर से मुनाफा वसूली चांदी पर हावी हो रही है। करीब 1.25% की गिरावट 2,65,240 के लेवल पर फिलहाल सिल्वर में कारोबार हो रहा है। वहीं सोने की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ी सी बिकवाली ही हावी होती हुई दिखेगी आपको। 1,60,798 के लेवल पे यहाँ पर गोल्ड में कारोबार हो रहा है। चलिए अब हमारे मेहमानों को भी अब शो में जोड़ लेते। इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान प्रथमेश माल्या और दिनेश सोमानी जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम चांदी के साथ शुरुआत करेंगे। सोमानी जी, आपसे सुबह भी मुलाकात हुई थी और देखिए चांदी अब फिर से यहाँ पर मुनाफा वसूली हावी होती हुई चांदी में कल हमने $90 तक के भी भाव देखे थे, लेकिन यहाँ पर फिर से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है और काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर है। आज इम्पॉर्टेंटली जिस चर्चा की बात है, यूएस और ईरान का एक बड़ा मुद्दा है और दोनों ही देश आज तीसरे राउंड की बातचीत यहाँ पर करने वाले हैं। क्या आउटकम निकल कर आता है, काफ़ी कुछ आगे के कमोडिटी प्राइसेस पर इम्पैक्ट ज़रूर से डालेगा। इन लेवल्स पर फिलहाल चांदी में क्या रणनीति आप सुझाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने मॉर्निंग में कहा कि इंटरनेशनल मार्केट $88 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कल हमने 9130 तक के भी लेवल्स आते हुए देखे हैं और अभी भी $90 के इर्द गिर्द ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन इंडियन मार्केट में जो कि सामने एक्सपायरी है, उसके चलते हमारे यहाँ वो मूव नहीं आ रहा है जो इंटरनेशनल मार्केट में आ रहा है। हमारे यहाँ बार बार ये 2,68,000 से 2,70,000 के दरमियान यहाँ प्रेशर बनता है, वहां पे सप्लाई आती है और प्राइसेस दोबारा 2,60,000 की तरफ अग्रसर होती है। तो मुझे लगता है कि 2,68,500, 2,69,000 ये लेवल अगर के इवनिंग सेशन तक आता है तो यहाँ पर शॉर्ट सेल क्रिएट करने की रणनीति अपनानी चाहिए। डाउन साइड मुझे लगता है कि 2,62,000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 2,71,500 का स्ट्रिक्टली इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करे। न्यूज फ्लो बहुत अत्यधिक है, वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा है और जिस हिसाब की मूवमेंट हो रही है तो मुझे लगता है कि ट्रेड को अपने स्ट्रिक्टली इंट्राडे तक ही सीमित रखें। ठीक है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है तो अपने ट्रेड में कोई पोजीशन कॉल लेकर आप ना चले, इंट्राडे तक ही सीमित रखें और लेवल्स आपको सोमानी जी ने बताया और लेवल्स का ध्यान रख के आप यहां पर कमोडिटी बाजार में सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं। प्रथमेश जी, चांदी को लेकर आपकी क्या सलाह होगी? इन लेवल्स पर दूरी बनाकर रखें या फिर बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाकर चलना चाहिए? आई थिंक मुझे भी ये लगता है कि यहाँ पे सिल्वर में मार्च कॉन्ट्रैक्ट में सेल की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। 2,66,800 के करीब इसको सेल करना चाहिए। 2,67,800 का स्टॉप रखना चाहिए और नीचे में टारगेट 2,64,800 सेल ऑन रैली करना चाहिए इस काउंटर में। सेल ऑन राइस की रणनीति यहाँ पर सिल्वर में बताई है और आपको लेवल्स भी बताए, लेवल्स का ध्यान ज़रूर से रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सोने की। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी सुस्ती नज़र आ रही है। आज अगर हम सोने के भाव देखें, कॉमिक्स पर $5,210 के आसपास कारोबार हो रहा है, MCX पर 1,60,700 के करीब है और गोल्ड स्पॉट की बात करें तो $5,196 के करीब यहाँ पर पहुँचता हुआ। ग्लोबल अनिश्चितता से निवेशकों के सेंटिमेंट पर यहाँ पर इम्पैक्ट आया है और थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट ही दिखता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही शंघाई गोल्ड एक्सचेंज ने मार्जिन ज़रूरतों को 18% तक घटाया है और यूएस ईरान की बातचीत तो खैर यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन आगे जाकर अब जो रेट कट की उम्मीद है, कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर लगातार अनुमान लगा रहे थे कि जून में एक रेट कट आ सकता है, लेकिन तमाम जो डेटा अब यूएस में हमें देखने को मिले उससे थोड़ी सी अनिश्चितता रेट कट को लेकर भी बढ़ गई है। देखना होगा कि अब जून या फिर सितंबर कब यहाँ पर फेड क्या फैसला लेता है। मिनट्स में जो रुझान आया था वो भी थोड़ा सा बटा हुआ ही नजर आया था। सोमानी जी, सोना आपको स्थिर लग रहा है और क्या यहाँ पर पोजीशन बनाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? जी बिल्कुल, गोल्ड में जो है स्ट्रेंथ सिल्वर के मुकाबले काफी ज्यादा है और जैसे मैंने कहा कि पिछले 17 तारीख को यहाँ पर जो है 1,50,000 51,000 के आसपास के लेवल्स हमने देखे थे और वहां से 10 दिन में स्ट्रॉन्ग मूव 10,000 रुपए का आता हुआ देखा है, जो 1,61,000 के आसपास अभी गोल्ड हमारे यहाँ ट्रेड कर रहा है।
हालांकि इंटरनेशनल मार्केट भी अगर देखते हो तो $5200 के ऊपर निरंतर सस्टेन कर रहा है। कॉमेक्स के अगर लेवल की बात करूं तो मुझे लगता है कि 5140 डाउन साइड ये बार बार सपोर्ट लेता है, और 5220 5220 ये रेजिस्टेंस के आसपास रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जहां से प्राइसेस दोबारा नीचे पुशअप होती है। कोई इंट्राडे में अगर ट्रेड करना चाहता है तो 1,60,300 का इंतजार करना चाहिए। 1,60,000 1,60,000 1,6300 ये लेवल पर बाय करना चाहिए। 1,59,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1,61,400 का लेवल हमें देखने मिल सकता है। वोलेटिलिटी आज मुझे लगता है थोड़ी सी सीमित रहने की संभावना है। इवनिंग में डेटा भी काफी ज्यादा है, और शाम के सेशन में जो थर्ड राउंड ऑफ टॉक है यूएस और ईरान के बीच में, वहां से भी नए आउटकम निकल कर आने हैं। तो मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी शाम में थोड़ी सी और इंक्रीज होगी। ऑप्शन की भी एक्सपायरी है, तो आई थिंक अपने स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। वॉलेटिलिटी शाम तक यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा होती हुई दिख सकती है, तो लेवल्स का आप ध्यान रखिएगा सोने में भी। और थोड़ी सी स्थिरता चांदी के मुकाबले यहाँ पर मजबूत नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में देखिए यहाँ पर 1.25% की गिरावट है फिलहाल, और सीमित दायरे में कारोबार होता। ओवरऑल यहाँ पर हम देख रहे हैं 5,989 के लेवल पे यहाँ पर कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। वह इंटरनेशनल बाजार की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रेंट $71 के करीब है, और वहीं WTI क्रूड $65.5 के आसपास कारोबार कर रहा है। यहाँ पर प्रथमेश जी, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डेवलपमेंट्स आते हैं उसका काफ़ी कुछ खबरों का इम्पैक्ट सीधे तौर पे कच्चे तेल में नज़र आता है। लेकिन आज एक बड़ी डील यहाँ पर कह सकते हैं यूएस और ईरान की बातचीत पर निवेशकों की निगाह है। अब क्या डेवलपमेंट यहाँ पर निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिलिट्री है वो तो तैनात करके रखी है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप में। न्यूक्लियर डील को लेकर अगर कोई बात यहाँ पर नहीं बनती है तो क्या अब यूएस यहाँ पर स्ट्राइक करेगा ईरान पर, और उनका क्या रिटेलिएशन आगे निकल कर आता है? काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पर आगे काम करने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर कच्चे तेल में कोई रणनीति फिलहाल बनाना चाहिए, या फिर शाम तक इस बातचीत का वेट कर ले, यहाँ पर कोई आउटकम अगर निकल कर आता है उसके बाद ही फिर आगे की रणनीति आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, यहाँ पे इवेंट रिस्क है। इवेंट रिस्क के चलते हुए अगर आप पोजीशंस नहीं बनाना चाहते इस काउंटर में तो नहीं बनाइए। बट फिर भी जिनको यहाँ पे वोलेटिलिटी को प्ले करना है, तो वैसे तो फिलहाल कोई सप्लाई डिस्टर्बेंस की कोई गुंजाइश नहीं है एट प्रेजेंट पॉइंट इन टाइम। मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल का मार्च वादा जो है 6020 के करीब बेचना चाहिए, 6100 का स्टॉप रखना चाहिए, और नीचे में टारगेट 5840 के रहेंगे। ठीक है, ये राय कच्चे तेल पर प्रथमेश जी की तरफ से। सोमानी जी, आपकी क्या सलाह रहेगी कच्चे तेल पर? मुझे टेक्निकली क्रूड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है अन्य सारी कमोडिटीज के मुकाबले। आई थिंक यहाँ पर ये हायर हाइस क्रिएट कर रहा है, हायर लोस क्रिएट कर रहा है, तो टेक्निकली स्ट्रक्चर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे कि न्यूज बेस्ड है, न्यूज बेसिस में स्पाइक आती है, तो आई थिंक अगर न्यूज बेस में कहीं नीचे का लेवल मिलता है तो 5920 का इंतजार करना चाहिए। 5920 के दरमियान क्रूड एक बार बाय बनता है, 5850 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके 6040 6100 ये अपसाइड लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 6120 का बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। 6120 के ऊपर अगर सस्टेन करता है क्रूड तो 6200 लेवल्स भी जल्दी आ सकते हैं। कच्चे तेल में आप स्टॉप लॉस आपने क्या बताया, एक बार रिपीट करेंगे सोमानी जी? जी बिल्कुल, 5920 में बाय करें, 5850 5850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 6020 का अपसाइड लेवल्स हमें देखने मिल सकता है। 6020 का अपसाइड लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 5920 पर आप अपनी रणनीति बनाइए। 5850 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है कच्चे तेल के लिए। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, इसी के साथ कुणाल शाह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुनाफे की मंडी में। और सबसे पहले आप सोने और चांदी पर अपनी राय रखिए, क्योंकि देखिए आज फिर से हम थोड़ा सा प्रेशर चांदी में यहाँ पर देख पा रहे हैं, करीब 1% से ज़्यादा गिरी हुई है। और अगर सोने में देखें तो यहाँ पर सीमित दायरे में लगातार कारोबार हो रहा है। चांदी एक रेंज के बाहर नहीं जा रही है। बार बार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गैप अप ओपनिंग ज़रूर होती है और फिर से यहाँ पर शाम होते होते प्रॉफिट बुकिंग नज़र आने लग जाती है, मुनाफा वसूली हावी हो जाती है। इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी? वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी या फिर कोई कॉल आपको नज़र आ रही है? आई थिंक आज का दिन ऐसा है कि ये जो मीटिंग है उसका जो आउटकम आएगा उसके बाद आइदर साइड पे बड़ी मूवमेंट आ सकती है। सो मेरे हिसाब से अभी प्री मार्केट, अभी मतलब ये मीटिंग के पहले कोई कॉल, नया फ्रेश कॉल नहीं लेना चाहिए। जो लॉन्ग वाले हैं, जिनकी लॉन्ग पोजीशन है, उनको मीटिंग के आउटकम के बाद कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आता हुआ नजर आए कि जहां पे ईरान अग्री करता है
कि वो न्यूक्लियर मिसाइल नहीं बनाएगा, अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करने के लिए अलाउड करेगा, और न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो उनका हो रहा है वो बंद कर, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आता है तो मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों में से एक जो प्रीमियम बना है वो निकल जाएगा और प्राइसेस तेजी से नीचे आ सकते हैं। सो स्टॉप लॉस लगा दीजिए। और अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है कि ईरान अग्री नहीं कर रहा है यूएस की टर्म्स एंड कंडीशन पे, और यूएस कहता है कि तो अभी हम अटैक करेंगे, तो आई थिंक गोल्ड ऊपर चला जाएगा। तो आज का ये जो 2:30-3 बजे रफली इंडियन टाइम के आसपास ये मीटिंग होने वाला है, तो आउटकम के लिए इसकी मीटिंग के वेट कीजिए, और जैसे जो साइड पे आपको आउटकम नजर आए ऐसे वो साइड पे आप पोजिशनिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूएस और ईरान की बातचीत पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड कर रही है। वहाँ से जो आउटकम निकल कर आएगा, अगर वहाँ पर बात नहीं बनती है तो एक बड़ा उछाल फिर से देखने को मिलेगा दोनों ही कमोडिटी सोने और चांदी में। और ईरान का जिस तरह से सॉफ्ट नज़रिया पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं, अगर वो न्यूक्लियर डील पर मान जाता है तो फिर से जो प्रीमियम है वो यहाँ से सोने और चांदी में निकल जाएगा और थोड़ी सी स्थिरता आती हुई नजर आएगी। ये सलाह कुणाल जी की तरफ से आती हुई। कुणाल जी, एक क्विक राय आप कच्चे तेल पर भी दे दीजिए, क्योंकि देखिए फैक्टर तो यहाँ पर भी सेम काम कर रहा है। यूएस और ईरान की बातचीत पर कच्चे तेल की जो प्राइसेस है वो काफ़ी हद तक डिपेंड कर रहे हैं। फिलहाल इन लेवल्स पर सलाह रहेगी या फिर यहाँ पर भी वेट एंड वॉच की स्थिति है? सेम, वेट एंड वॉच। सो नेगेटिव आउटकम आया तो ऑयल बढ़ जाएगा, और पॉजिटिव टॉक्स हुए तो ऑयल घट जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोनों ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल और क्रूड ऑयल दोनों में ये मीटिंग की वेट करनी चाहिए। और 3-3, 3:15 के आसपास मुझे लग रहा है स्टेटमेंट आएगा इंडियन टाइम के हिसाब से, तब आप वहां से कॉल ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आया तो क्या आप देख रहे हैं अगले 2-3 दिनों में नेक्स्ट वीक के लेवल्स, और अगर कुछ नेगेटिव आउटकम निकल कर आया तो कितना आपको उछाला यहाँ पर दिख रहा है कच्चे तेल में? कुछ लेवल्स आप बता सकते हैं टाइम फ्रेम के साथ? आई थिंक अगर नेगेटिव आता है, मतलब अगर डील हो जाती है यूएस और ईरान के बीच में, तो क्रूड सीधा $5,700 हो जाएगा। $200-250 निकल जाएगा, $5 का फॉल आएगा। और अगर ऐसा कोई आउटकम आता है जहाँ पे वॉर होने वाली है, तो ये सीधा 6,200। सो आइदर साइड पे $200-200 का मूवमेंट हो सकता है। नेगेटिव आउटकम पे 6,200 और पॉजिटिव आउटकम पे 5,700 दोनों ही लेवल्स यहाँ पर बता दिए हैं। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए बेस मेटल्स पर भी रणनीति लेकर आएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। मुनाफे की मंडी देख रहे हैं आप, जहां पर कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन लगातार जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले सोने, चांदी और कच्चे तेल पर हमने बात की, लेकिन चलिए अब रुक कर लेते हैं बेस मेटल्स का। और बेस मेटल्स में आज आप देखेंगे कॉपर यहाँ पर अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन इतनी अच्छी तेज़ी यहाँ पर नहीं कह सकते। लेकिन जो दूसरे बेस मेटल्स हैं उनके मुकाबले कॉपर में यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक कारोबार होता हुआ 1209 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। वहीं निकल की बात करेंगे तो करीब 1600 के आसपास यहाँ पर भी कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। एल्यूमिनियम में 1.25% की गिरावट, 312 के लेवल पे वायदे में कारोबार हो रहा है। वहीं जिंक की बात करें तो 327 के लेवल पे जिंक कारोबार कर रहा है, लेकिन लेड में यहाँ पर ½ % से ज़्यादा की गिरावट है। 188-89 के लेवल पर लेड में कारोबार हो रहा है। तो लगभग हम सीमित दायरे में ही आज बेस मेटल्स में भी कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। सोमानी जी, बेस मेटल्स में हम लगातार यहाँ पर देखिए जिस तरह से सिल्वर में तेज़ी आती है तो कॉपर में तेजी देखते हैं, और आज गिरा हुआ है सिल्वर, तो उसका इम्पैक्ट पैरेलली हम देख रहे हैं कि कॉपर भी थोड़ा सा सीमित दायरे में ही कारोबार कर रहा है। बेस मेटल्स में आज आपको क्या पसंद आ रहा है? क्योंकि सुबह तो हमने देखा था यहाँ पर जो शुरुआत हुई थी थोड़ी अच्छी हुई थी, लेकिन अब नेगेटिव टेरिटरी में जाती हुई नजर आ रही है बेस मेटल्स। फिलहाल कोई रणनीति पसंद आ रही है आपको किसी बेस मेटल में? जी बिल्कुल, कॉपर सिल्वर को निरंतर फॉलो करता है। इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर ठीक है, वहां पर इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर भी ठीक ठाक है। एलएमए भी 13,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक कुछ सपोर्ट लेता हुआ बार बार ये 1200 के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है। हालांकि आजकल 2-3 दिन में हम देख रहे हैं कि वोलेटिलिटी एकदम से रुक सी गई है। प्राइजेस जो है नीचे में 1192 और ऊपर में 1212, 1213 के आसपास इर्द गिर्द ट्रेड करती नजर आ रही है।
आई थिंक 1202 का एक सपोर्ट जोन है, इस एरिया के आसपास की अगर कॉपर आता है तो कॉपर में एक बार बाइंग बन सकती है। 1191 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ऊपर में 1224 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो बाकी जो एल्यूमिनियम और जिंक है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी एकदम थम सी गई है, तो इनके अलावा मुझे लगता है कॉपर पर फोकस करना चाहिए, 1202 के लेवल्स का इंतजार करके वहां खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पर कॉपर पसंद आ रहा है, 1202 के लेवल का आप इंतजार करिए, यहाँ पर आप खरीद के चल सकते हैं। 1151 का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, साथ ही 1224 तक के टारगेट यहाँ पर सोमानी जी सुझा रहे हैं कॉपर के लिए। चलिए प्रथमेश जी, आपको क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में, और आप क्या फंडामेंटल्स अब देख रहे हैं आगे के लिए, कौन से फैक्टर्स यहाँ पर काम करने वाले हैं? आई थिंक इवेंट रिस्क है। इवेंट रिस्क के बाद आपको तो सारे कमोडिटीज में वॉलेटिलिटी दिखेगी, बट स्पेसिफिकली अगर कॉपर के बारे में पूछ रहे हैं तो कॉपर मुझे भी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। 1214 1215 ऊपर में टारगेट दिख रहा है। अगर आपको ये बाई करना है तो मार्च वाला जो है 1204 के करीब बाई कीजिए, 1199 का स्टॉप लगाइए। और एक साथ ही में यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजीज डिस्कस हो रहे हैं वो उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट्स के पोजीशन हो सकते हैं, इंडिविजुअल निजी कोई भी पोजीशन नहीं है। डिस्क्लोजर भी प्रथमेश जी ने दिया है, और M6 पर मार्च का वायदा आप कॉपर में खरीद के चल सकते हैं 1204 के लेवल्स पे। 1199 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा, टारगेट यहाँ पर 1214 तक के आपको मिलते हुए नजर आएंगे। कुणाल जी, आज आपको क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में? कॉपर पर कोई रणनीति होना चाहिए, या फिर आप जिंक और एल्यूमिनियम में जो गिरावट है इसे मौके के तौर पर देख रहे हैं? मुझे अपॉर्चुनिटी लग रही है, मेटल में मेरा ध्यान तेजी है, कॉपर अराउंड 1190 के आसपास लेना चाहिए, और जिंक एल्यूमिनियम सब में ध्यान तेजी है मेरा। सो कोई भी डिप आती है तो एक दो रुपए का फॉल जिंक में या एक दो रुपए का फॉल एल्यूमिनियम में आता है तो बाई करना चाहिए, और कॉपर 10-15 रुपए नीचे लेना चाहिए। ठीक है, 1190 के आसपास कॉपर अगर आता है तो यहाँ पर आप लेकर चल सकते हैं। साथ ही जिंक और एल्यूमिनियम पर भी पॉजिटिव नज़रिया है मेटल्स पर, तो कोई भी गिरावट यहाँ पर आती है तो आप उसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखिए और वहाँ पे आप अपनी कॉल बना सकते हैं। चलिए अब एनजी पर भी एक राय ले लेंगे, क्योंकि आज फिर से हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस में गिरावट है, करीब 2% से ज़्यादा M6 पर भाव गिरा हुआ है। 250-259 के लेवल पे यहाँ पर कारोबार हो रहा है। वहीं नाइमिक्स में जो भाव है वहाँ पर भी हम लगातार देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से $3 के नीचे ही कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन सोमानी जी, जिस तरह के वेदर फोरकास्ट आ रहे हैं वही एक बड़ा फैक्टर होता है नेचुरल गैस के लिए। अगले 2 से 3 महीने में क्या करना चाहिए? क्या आप डिमांड यहाँ पर सुस्ती नजर आने वाली है? कोई रणनीति यहाँ पर फिलहाल अगले 2-3 महीनों के लिए ना बनाकर चले तो ज़्यादा बेहतर होगा? जी, सीजनल कमोडिटी है। सीजन के दरमियान जो 2 या 3 महीने होते हैं ठंड के, उसमें एक बड़ी मूवमेंट इसमें होती है। इस साल भी हुई और हमेशा ही होती है। अब जो है यहाँ पर बाजार जो है निरंतर लोअर लोज क्रिएट करता जा रहा है, और कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो प्राइजेस को ऊपर लेने का प्रयास कर रहा है। जब से 296 का लेवल टूटा है, प्राइजेस ने 258 के लेवल आसपास देख लिए है। मुझे लगता है डाउन साइड और भी अभी इसमें बाकी है। 244 के आसपास आने की संभावना लगती है। 264 267 अगर आता है तो वहां शॉर्ट सेल करो। 274 का स्टॉप लॉस, 244 डाउन साइड हमें देखने मिल सकता है। ठीक है, सोमानी जी, एक बार फिर से आप रिपीट कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए अपनी कॉल? जी बिल्कुल। जो एक बेसलाइन सपोर्ट था 270 का, वो इसने ब्रीच कर दिया है। ऊपर में 296 का बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। 264 266 इस दरमियान अगर नेचुरल गैस आता है तो वहां शॉर्ट सेल करना चाहिए। 244 डाउनसाइड हमें देखने मिल सकता है, और 274 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक है, ये सलाह नेचुरल गैस पर लेवल्स के साथ सोमानी जी ने दी है, तो आप ध्यान रखिएगा इन लेवल्स पर आपको क्या करना है और क्या रणनीति बनाना है। प्रथमेश जी, आपकी क्या सलाह होगी एनजी पर? जी, में मेरे ख्याल से ऑप्शंस के जरिए आप प्ले कीजिए। 270 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदिए। मार्च कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, ये आपको 18 रुपए के प्रीमियम पे मिलेगा। 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट 28 रुपए के लिए रखिए। मार्च का कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पर लेके चलिए। 270 का पुट आप 18 रुपये में ले लेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर 13 का लगाइए। टारगेट यहाँ पर 28 रुपये तक के आते हुए आपको नजर आएंगे। कुणाल जी, आपकी कोई सलाह एनजी को लेकर? नहीं, मैंने नेचुरल गैस स्ट्राइक नहीं किया है, सो नो व्यू फ्रॉम माय साइड। चलिए ठीक है, इसी के साथ आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख रहे हैं हम एक खबर आ रही है चीनी कीमतों में अब क्या आगे तेजी आएगी, क्योंकि चीनी उत्पादन को लेकर इस्मा का तीसरा अनुमान जारी हुआ है। चीनी उत्पादन 12% बढ़कर 293 लाख टन होने का अनुमान है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कम पैदावार का असर 2025 और 26 के लिए घरेलू चीनी प्रोडक्शन का ये अनुमान जो है वो घटा दिया है। अनुमान 5.57% घटाकर 3.24 करोड़ टन कर दिया है। पिछले साल उत्पादन 2 करोड़ 96.2 लाख टन के आसपास था और महाराष्ट्र में प्रोडक्शन 1.06 करोड़ टन होने की अब उम्मीद यहां पर इस्मा ने बताई है। उत्तर प्रदेश में 92.5 लाख टन का अनुमान है और कर्नाटका की अगर बात करें तो यहां पर देखिए 48.4 लाख टन का उत्पादन इस्मा यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा है। 50 लाख टन के शुरुआती स्टॉक को मिलाकर कुल 3.43 करोड़ टन की उपलब्धता इस वक्त इस्मा ने यहां पर जताई है। तो देखिए चीनी को लेकर एक चीनी प्रोडक्शन को लेकर इस्मा ने अपना ये तीसरा अनुमान जारी कर दिया है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पल्सेस की। तो देखिए दालों के इंपोर्ट को लेकर भी एक खबर है हमारे पास। बीते साल 2025 में कुल दालों के इंपोर्ट में मामूली गिरावट आई है। इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के ये आंकड़े आए हैं हमारे पास जो कि बताते हैं 2025 में दालों का कुल इंपोर्ट 4.45% घटकर 65.69 लाख टन रहा। बीते साल की बात करें तो यह आंकड़ा 68.75 लाख टन था। सभी दालों के इंपोर्ट में उतार चढ़ाव यहां पर देखने को मिला है। पीली मटर दाल पर लागू इंपोर्ट ड्यूटी के चलते इसके इंपोर्ट में गिरावट आई है। इसकी दूसरी तरफ विदेश से चने और उड़द की आवक में तेजी देखने को मिली। दालों की कुल इंपोर्ट में गिरावट का सबसे बड़ा कारण जो सामने आया है वो पीली मटर है। दरअसल सरकार ने नवंबर 2025 में पीली मटर के इंपोर्ट पर 30% की ड्यूटी लगा दी थी, जिसके बाद से जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच पीली मटर का जो इंपोर्ट रहा है उसमें 56% की गिरावट आई है और करीब 56% ये गिरकर 12.9 लाख टन पर आ गया, जो पिछले साल 29.39 लाख टन पर था। भले ही पीली मटर में कमी आई हो लेकिन इसकी भरपाई चने ने कर दी। 2025 में चने के इंपोर्ट में देखिए 301% का शानदार जबरदस्त उछाल देखने को मिला। पिछले साल जहां सिर्फ 3.94 लाख टन चना इंपोर्ट हुआ था, वहीं 2025 का यह आंकड़ा देखेंगे आप तो यहां पर शानदार बढ़ोतरी के साथ 15.8 लाख टन हो गया है। भारत को सबसे ज्यादा चना ऑस्ट्रेलिया ने बेचा है और ऑस्ट्रेलिया से करीब 14.2 लाख टन चने का आयात हुआ है इंडिया में। इसके बाद तंजानिया से 1.48 लाख टन और फिर म्यांमार से 3,936 लाख टन चना मंगवाया गया। वहीं देश के अंदर पैदावार कम होने के कारण दूसरी जो मुख्य दालों की विदेशी खरीद में भी यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। चलिए ये हो गई चीनी और पल्सेस इंपोर्ट पर खबर। इसी के साथ मुनाफे की मंडी को यहीं समाप्त करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद BT नाउ स्वदेश पर खबरों का एक्शन जारी रहेगा। नमस्कार।